चलिए अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कॉन्टिन्यूस बॉडीज। कॉन्टिन्यूस बॉडीज का मतलब है इट इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और हम ये कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस बॉडी में जो मास है ना वो किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड ना होकर के उसके गिवन वॉल्यूम में क्या होता है, स्प्रेड होता है। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ये कोई भी एक आर्बिट्रेरी शेप का बॉडी है और इसके अंदर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल डीएम मास के पार्टिकल्स होंगे और वो पूरे गिवन वॉल्यूम में क्या होंगे, स्प्रेड होंगे। अब सपोज इस गिवन बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पूछा जाए तो कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहला स्टेप पता है क्या होगा, वी विल सेलेक्ट द एलिमेंट। हम कोई भी यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते हैं, जैसे कि सपोज यहां पे एक एलिमेंट कंसिडर किया जिसका मास है dm और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो r है। तो बताएं इस dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आप क्या लिखेंगे, dm मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, r स्क्वायर। लेकिन यहां पर dm मास के बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे तो हमें हर इंडिविजुअल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके उसका समेशन करना होगा। समेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेट करना। मतलब हमने ये जो एक्सप्रेशन यहां पर कैलकुलेट किया है ना, अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास पूरे कॉन्टिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू dm इंटीग्रल साइन। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, ये आपको याद रखना है। और आप यहां पे देख करके समझ पा रहे होंगे कि इस एक्सप्रेशन को आप तभी इंटीग्रेट कर सकते हैं जब आप dm को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखें, r लिखें। तो जो हमारा अगला स्टेप होगा ना वो ये होगा कि हमने जो भी एलिमेंट सेलेक्ट किया है ना उस गिवन एलिमेंट का मास हम इन टर्म्स ऑफ r लिख पाए, तभी आप इस एक्सप्रेशन को क्या कर पाएंगे, इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो याद रखिएगा जब भी किसी भी कॉन्टिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो ना तो पहला स्टेप क्या होगा, सेलेक्ट द एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करें। अब बात ये आती है कि उस एलिमेंट का शेप कैसा होगा, वो बॉडी पर डिपेंड करेगा। वो जब हम आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि किस गिवन बॉडी में हमें एलिमेंट कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। क्लियर। तो पहले एलिमेंट सेलेक्ट करें, फिर उस एलिमेंट का मास इन टर्म्स ऑफ r लिखें और इस एक्सप्रेशन को लिख करके क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। तो अगर आप इन जनरल स्टेप्स को फॉलो करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ना तो आप किसी भी गिवन कॉन्टिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिएगा, एक यूनिफॉर्म रॉड, इसका मास m है और लेंथ क्या है, l। इस यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे इस एक्सिस के अबाउट पूछा जा रहा है। ये एक्सिस रॉड के एंड पॉइंट से पास हो रहा है और साथ ही साथ एक्सिस और रॉड के बीच का जो एंगल है ना वो एंगल क्या है, 90 डिग्री। मतलब हमें रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है जो रॉड के एंड पॉइंट से पास हो और रॉड के क्या हो, परपेंडिकुलर। जैसा कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये जो रॉड है वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, क्योंकि यहां पे जो मास है वो मास यहां से लेकर के एंड पॉइंट तक पूरे स्पेस में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर। और मैंने यहां पे एक वर्ड यूज किया है, यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म का मतलब समझ रहे हैं क्या है, यूनिफॉर्म रॉड का मतलब है कि ये पूरा का पूरा रॉड एक ही मटेरियल का बना हुआ है। इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं यहां पे कोई भी वॉल्यूम कंसिडर कर लूं कहीं भी, हर गिवन वॉल्यूम की जो डेंसिटी होगी ना वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर। मतलब एक यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो बताएं सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वी विल सेलेक्ट एन एलिमेंट। तो ध्यान से देखें, सपोज हमने यहां से एक्सिस से x डिस्टेंस दूर जाके एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया। एलिमेंट काफी स्मॉल है जिसकी विड्थ हम मान लेते हैं क्या है, dx। और अगर एलिमेंट बहुत स्मॉल है तो इसका मास भी बहुत स्मॉल होगा। तो सपोज इसका जो मास है ना वो मास क्या है, dm। क्लियर।
तो एक बात बताओ, जो आपने डीएम मास का एलिमेंट कंसिडर किया है, इसका एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे लिख सकता हूं डी आई इज इक्वल टू वॉट, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, वेर आर इज वॉट, एक्स। अब हमें पता है इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, इंटीग्रेट। और हम इस एक्सप्रेशन को तभी इंटीग्रेट कर सकते हैं जब हम जो डीएम लिखा हुआ है ना, इस डीएम की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख पाए। तो अब हमारा अगला स्टेप यही है। तो चला देखते हैं कि कैसे लिखें। तो देखिए यहां पर हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। ये कौन सा मेथड है, जरा देखिएगा। एक बात बताओ मुझे, इस एल लेंथ का मास क्या है, एम। क्लियर? तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर रॉड की लेंथ 1 मीटर होती तो मास क्या होता, 1 मीटर का मास होता m बाय एल। यूनिटरी मेथड, एल लेंथ का मास m है तो 1 मीटर रॉड का मास क्या होगा, m बाय एल। तो एक बात बताओ, इस एलिमेंट की लेंथ क्या है, dx। तो अगर मैं dx लेंथ का एलिमेंट लूंगा तो उसका मास क्या लिखूंगा, m बाय एल। दिस इज व्हाट, mass per unit length multiplied by the length of the element and this is what, dx। ये क्या आ गया, dm। देख लें आप लोग क्या किया, समझ में आ रहा है, m by l into dx, this is the mass of the element। तो यहां से हमारे पास dm की वैल्यू आ चुकी है। तो जो dm की वैल्यू आई है वो इस एक्सप्रेशन में क्या कर दें, पुट कर दें। तो जरा देखिएगा ध्यान से, अगर इस वैल्यू को हम यहां पे पुट करें तो क्या लिखेंगे, m by l इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और अब हमें इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। m इज द टोटल मास एंड l इज द लेंथ, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस इंटीग्रल साइन में से m बाय l तो बाहर आ जाएगा। वी हैव टू इंटीग्रेट द एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दिस इज द टोटल आई। अब जब हमें इंटीग्रेट करना है तो यार लिमिट भी तो लगानी होगी ना। तो x की वैल्यू कहां से कहां वेरी करें कि ये रॉड पूरा का पूरा कवर हो जाए, बताएं। देखो ध्यान से, अगर मुझे पूरे रॉड को कवर करना है तो इसका मतलब मुझे यहां से लेकर के यहां तक हर पॉइंट को कवर करना है। तो अगर मैं यहां पे कोई एलिमेंट लूं तो उसके लिए x की वैल्यू क्या होगी, 0। और अगर मैं यहां पे कोई एलिमेंट लूं तो उसके लिए x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू l। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि अगर मैं एलिमेंट 0 से l वाले सारे कंसिडर करूं तो पूरा का पूरा रॉड कवर हो जाएगा। देख लीजिए, समझ आया? तो यहां पे लिमिट होगी 0 से l। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3। तो यहां पे हम लिखेंगे m बाय 3l। इंटीग्रेट किया तो क्या आया, एक्स क्यूब बाय 3, 3 बाहर, लिमिट l से 0। तो देखें एक्सप्रेशन क्या बनेगा, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से ये वैल्यू आ रही है आपकी ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये हमने ड्राइव जरूर किया है, लेकिन ये रिजल्ट आपको याद भी होना चाहिए कि एक यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो कहां से पास हो, रॉड के एंड पॉइंट से पास हो और रॉड के परपेंडिकुलर हो। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि रॉड के एंड पॉइंट से पास होने वाली तो यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस हो सकती हैं, लेकिन मैं यहां पर दो बातें एक साथ बोल रहा हूं कि एंड पॉइंट से तो पास होनी ही चाहिए और साथ ही साथ रॉड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो उस एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml स्क्वायर बाय 3। तो आपने बेसिक अप्रोच देखा, एलिमेंट सेलेक्ट किया, उसका कैलकुलेट किया और उस एक्सप्रेशन को क्या किया, इंटीग्रेट किया। क्लियर? चलिए यहां पर अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में इसका, सपोज इस क्वेश्चन का ये है ए पार्ट, क्या है, ए पार्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताओ कि इस गिवन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट, ध्यान से देखना, वो एक्सिस जो रॉड के सेंटर से पास हो और रॉड के परपेंडिकुलर हो, क्या होगा? क्या आप सीधे ml स्क्वायर बाय 3 बोल देंगे? नहीं, क्योंकि आप ये जानते हैं
कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ बॉडी के मास पर ही डिपेंड नहीं करता, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करता है। तो अगर आपने अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया तो डेफिनेटली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखना, अब इस एक्सिस के अबाउट आपसे पूछा जा रहा है, जो कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से, और रॉड के क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्या करें, वही सेम स्टेप। अब हम यहां पे जो एलिमेंट कंसीडर करेंगे वो एलिमेंट यहां से एक्स डिस्टेंस दूरी पे लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा कहां से मेजर करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो अगर हम यहां से एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लेते हैं, वही सेम dx, और जिसका मास क्या है, dm, तो बताओ ये वैल्यू क्या लिखोगे, वही सेम dm इंटू एक्स स्क्वायर। dm की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं फॉर अ गिवन रॉड, जो कि क्या आया था, m/l इंटू dx। तो ये वैल्यू यहां पे अगर सब्सटीट्यूट करें तो ये क्या लिखेंगे, m/l इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx, एंड नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन। m/l कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट करना है किसको, एक्स स्क्वायर dx। अगला स्टेप क्या है, लिमिट। एक बात बताओ मुझे, अगर इस पूरी रॉड को कवर करना है तो इस एक्सिस के राइट साइड में कितना आगे तक जाना होगा, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है, l/2। क्लियर। तो बताओ अगर ये डिस्टेंस l/2 है तो इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, प्लस l/2। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि मैं यहां पर सपोज आगे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं, राइटवर्ड डायरेक्शन को, और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को क्या, नेगेटिव। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस एक्सिस से राइटवर्ड डायरेक्शन में l/2 जाना पड़ेगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना जाना पड़ेगा, वो भी सेम l/2। लेकिन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में गए तो प्लस या माइनस, माइनस, ये इंपॉर्टेंट है। यहां माइनस मैंने क्यों लगाया समझ में आ रहा है, क्योंकि आप एक्सिस से एक बार राइट डायरेक्शन में जाएंगे और एक बार लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे। तो अगर मुझे इस पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है ना, तो मुझे कहां से कहां इंटीग्रेट करना होगा, जल्दी बताएं, क्विक। माइनस ऑफ l/2 से लेकर के प्लस l/2। अगर मुझे यहां लिमिट रखनी है तो क्या रखूंगा, माइनस l/2 से प्लस l/2। बस यही डिफरेंस आया। देखो यहां भी ये एक्सप्रेशन बनाई था, यहां लिमिट थी 0 से l, लेकिन यहां पे बस लिमिट चेंज हो गई है। अब लिमिट कहां से कहां तक है, प्लस l/2 से माइनस ऑफ l/2। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करके वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास। m/x² को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x³/3, और x³ की वैल्यू l/2 का होल क्यूब माइनस ऑफ माइनस l/2 का होल क्यूब। ये समझ में आया क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए वैल्यू कैलकुलेट करके क्या आ रही है, यहां से कैलकुलेट करने पर आती है आपकी वैल्यू, l से l कैंसिल आउट, तो ml²/12। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एक यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास हो, इंपॉर्टेंट बात, और रॉड के परपेंडिकुलर हो, कितना होता है, ml²/12। तो ये दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए कि किसी भी गिवन रॉड का एंड के अबाउट ml²/3 होता है, सपोज हम इसे I1 बोल देते हैं, और सेंटर के अबाउट क्या होता है, ml²/12। अब पता है ना, यहां कंफ्यूजन होता है, वैल्यूज तो हमें याद रहती हैं, लेकिन हमें यह याद नहीं रहता कि 3 एंड पॉइंट के अबाउट वाले फैक्टर में आएगा, 3 का फैक्टर, और जो 3 का फैक्टर है या वो इसके अबाउट में आएगा। तो मैं आपको यहां पे एक तरीका बता देता हूं। एक बात बताओ मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी गिवन बॉडी का जब ज्यादा होगा जब उसका मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा दूरी तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ml²/3 या ml²/12? मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि I1 ज्यादा है I2, तो ऑब्वियस है कौन ज्यादा है, I1। तो हमेशा याद रखना, वो एक्सिस जो रॉड के एंड पॉइंट से पास हो रही है ना, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि यहां से मास का मैक्सिमम डिस्टेंस l है, और यहां से मास का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, l/2।
तो मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज्यादा दूर होगा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए हमेशा उस एक्सिस के अबाउट जो रॉड के एंड पॉइंट से पास हो रही है ना, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू उस एक्सिस के अबाउट जो रॉड के कहां से पास हो, सेंटर ऑफ मास से। और एक और बात याद रखना कि ये दोनों फॉर्मूले जो हमने अभी ड्राइव किए हैं ये तभी वैलिड होंगे जब रॉड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अगर ये रॉड नॉन यूनिफॉर्म हुआ ना तो हम वहां पे डायरेक्टली इन रिजल्ट्स को यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, ठीक है, चलिए एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास m और लेंथ l है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है उस एक्सिस के अबाउट जो कि एंड पॉइंट से पास हो रहा है और रॉड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। ठीक, अभी हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, वहां पे क्या था कि ये रॉड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही थी, 90, और उसका रिजल्ट क्या आया था, ml²/3। लेकिन अभी ये रॉड इस तरीके से परपेंडिकुलर ना होकर के ना इस तरीके से है, थीटा एंगल पर, मतलब एक्सिस और रॉड के बीच का एंगल थीटा है। अब हमसे पूछा जाए कि बताएं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट। तो सपोज मान लेते हैं कि वो वैल्यू आई है, तो सबसे पहला स्टेप बताएं क्या होता है। रॉड्स यहां पर x डिस्टेंस की दूरी पर एक एलिमेंट कंसिडर किया। सपोज इस एलिमेंट की जो विड्थ है वो dx है और इसका मास क्या है, dm। तो एक बात बताएं मुझे, इस dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा। अभी मैं dm(x²) नहीं लिख सकता क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं जब हम dm(r²) लिखते हैं, वेयर r इज व्हाट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। याद है, तो यहां पर x इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस dm का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा ना यार। नहीं आया समझ, इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये होगा और ये हमारे लिए r होगा। तो एक बात बताओ, अगर ये x है तो ये वैल्यू क्या लिखेंगे, तो आप देख पा रहे हैं ये x है तो ये x cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा x sin थीटा। तो इस ट्राइंगल में मैं r की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, x sin थीटा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब हमें अगर इस dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है ना तो क्या लिखेंगे पता है, dm r², वेयर r इज x sin थीटा। तो ध्यान से देखना मैं क्या लिखूंगा, dm x² sin² थीटा इक्वल्स टू di। dm की वैल्यू जैसा कि सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, बताएं वहां पे dm की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, मास कोऑर्डिनेट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एलिमेंट। वही वैल्यू आज भी सेम होगी क्योंकि रॉड क्या है, यूनिफॉर्म। तो यहां से dm की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में अगर पुट करें तो ध्यान से देखिएगा रिजल्ट बनेगा हमारे लिए m/l sin² थीटा इंटू x² इंटू dx। इस तरीके से लिख दिया। मैं यहां पे कोई भी एलिमेंट कंसीडर कर लूं, हर एलिमेंट के लिए थीटा की वैल्यू तो सेम है। जैसे कि अगर वो एलिमेंट मेरा यहां एंड पॉइंट पे होता तो उसके लिए भी रॉड और एक्सिस के बीच का एंगल क्या था, थीटा। तो आपको समझ में आ रहा है कि इस गिवन एक्सप्रेशन में एम, एल और थीटा तो कांस्टेंट हुआ ना, अलग अलग एलिमेंट के लिए सिर्फ डिफरेंस किस में आएगा, एक्स में आएगा। तो अगर जब मैं इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करूंगा तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो मुझे सिर्फ इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना होगा। इसमें लिमिट बताओ एक्स की कहां से कहां रखोगे। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर x की वैल्यू क्या है, 0, और यहां पर x की वैल्यू क्या है, l। x इस एंड पॉइंट से डिस्टेंस है तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 to l। तो देखते हैं इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करके क्या आता है, m/l sin² थीटा, x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x³/3। लिमिट लगाते हैं तो l³/3, दिस इज व्हाट i। तो देखते हैं l से l कैंसिल आउट, तो ध्यान से देखना ये रिजल्ट आपका आ रहा है m(l²) sin² थीटा डिवाइडेड बाय 3। इसी रिजल्ट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, m(l sin थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जैसा कि आपको याद होगा
जब ये रॉड परपेंडिकुलर होता था तो उस समय इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, ml²/3। लेकिन आज क्या आ रहा है, ml, लेकिन l को रिप्लेस कर दिया किसने, l sin थीटा, द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, 3। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे कि अगर इस रॉड की लेंथ l है ना, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इफेक्टिव लेंथ बताओ, इफेक्टिव लेंथ का मतलब है वो लेंथ जो रॉड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, सॉरी रॉड नहीं, किसके, एक्सिस के। तो अगर ये l है तो l की इफेक्टिव लेंथ जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, वो देखना यहां पे कितना आ रहा है, ये l है, ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ क्या है, l sin थीटा। हम भी कह सकते हैं रॉड की इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव का मतलब वो लेंथ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंट्रीब्यूट करेगा ना, वो कितना है, l sin थीटा। तो इसको रिजल्ट को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, m l परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर बाय 3, वेयर l परपेंडिकुलर इज व्हाट, रॉड के लेंथ का वो कंपोनेंट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन की क्या है, परपेंडिकुलर। क्लियर, ओके। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड, नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मतलब समझ रहा है, एक ऐसा रॉड जिसका डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है और जिसका लीनियर मास डेंसिटी जो है ना, वो आपको लैम्डा नॉट इंटू एक्स दिया हुआ है। मतलब अगर मैं रॉड के इस एंड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे कोई एलिमेंट लेता हूं ना, तो उसका ये डेंसिटी है। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब समझते हैं क्या हुआ, मास पर यूनिट लेंथ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा इज dm बाय dx, मास पर यूनिट लेंथ। जैसे कि अगर x डिस्टेंस दूर जाके मैं यहां पर एक एलिमेंट कंसिडर करूं, इसका विड्थ है सपोज dx और इसका मास है dm, तो dm बाय dx की वैल्यू लैम्डा है और लैम्डा किसके बराबर दिया हुआ है आपको, लैम्डा नॉट इंटू एक्स, ये गिवन है। अब सपोज इस रॉड का आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है उस एक्सिस के अबाउट जो कि रॉड के एंड पॉइंट से पास हो और रॉड के परपेंडिकुलर है। क्लियर, तो बताओ कैसे करोगे, वही सेम स्टेप। यहां पे जो एलिमेंट कंसिडर किया है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे, dm इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहां पे dm का वैल्यू क्या लिखोगे, तो जरा ध्यान से देखना, dm बाई dx इज व्हाट, लैम्डा नॉट इंटू एक्स। तो यहां से dm का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट x इंटू dx। और ये dm का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखना ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, लैम्डा नॉट इंटू एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई dx, दिस इज di। और इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, इंटीग्रेट। कहां से कहां इंटीग्रेट करें, लिमिट बताएं जल्दी से। अगर पूरे रॉड को कवर करना है तो x की वैल्यू कहां से कहां जाएगा, 0 से l, तो यहां पर इंटीग्रेट कर दें 0 टू l। तो ध्यान से देखिएगा, लैम्डा नॉट बाहर, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां पर अगर ये वैल्यू पुट करें तो देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, लैम्डा नॉट l की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज व्हाट I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ आया। तो यहां पे आपने देखा कि अगर रॉड यूनिफॉर्म नहीं होगा ना, तो उस केस में डेफिनेटली रॉड का डेंसिटी किस तरीके से वैरी हो रहा है ना, वो फंक्शन आपको दिया होगा। जैसे कि यहां लिखा हुआ है कि रॉड का जो लीनियर मास डेंसिटी है वो क्या है, लैम्डा नॉट इंटू एक्स। तो यहां पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर पाए। ठीक, ओके। चलिए अब देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग about an axis passing through center and perpendicular to the plane of the ring। मतलब हमें एक यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किस एक्सिस के अबाउट, वो एक्सिस जो रिंग के सेंटर से पास हो और साथ ही साथ क्या हो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। मतलब इस प्लेन के, जिस प्लेन में रिंग है उसके परपेंडिकुलर हो। मतलब हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। आप ऐसा सिचुएशन देख सकते हैं, अगर आप टॉप व्यू देख रहे हैं तो ये आपके पास रिंग है और वो एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्लियर, चलिए क्या करें, देखिएगा ध्यान से।
सपोज मैं यहां पर एक एलिमेंट लेता हूं और इसका मास है dm। इस एलिमेंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना होगा r। तो बताओ इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आप क्या लिखेंगे? तो ध्यान से देखना, इस एक्सिस के अबाउट इसका लिखेंगे हम dm इंटू आर स्क्वायर। क्लियर? अब एक बात बताओ, चाहे मैं dm एलिमेंट यहां कंसिडर करूं या फिर मेरा dm एलिमेंट इधर हो, मतलब dm एलिमेंट हम कहीं भी कंसिडर करें, हर dm एलिमेंट का डिस्टेंस पॉइंट O से क्या r होगा। क्लियर? तो एक बात बताओ, जब हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो आर स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो हम ये कह सकते हैं आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और इसे इंटीग्रल साइन से बाहर लिख सकते हैं और क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ dm। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है, इंटीग्रल ऑफ dm। तो देखो, इसे इंटीग्रेट करने के लिए अब हमें dm की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर dm सारे एलिमेंट्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, द टोटल मास ऑफ द रिंग। तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं m, तो ये क्या हो गया, mr स्क्वायर। दिस इज इंपॉर्टेंट। मतलब एक यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो कहां से पास हो, सेंटर से और प्लेन के परपेंडिकुलर हो, कितना होता है, mr स्क्वायर। और यहां पर आपने देखा कि आपको एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करने में भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हर एलिमेंट का मास एक्सिस से क्या है, सेम डिस्टेंस पर है। तो इस रिजल्ट को आप याद भी रखिएगा, सिर्फ सेंटर से पास नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, दो कंडीशन है, रिंग के सेंटर से भी पास हो और साथ ही साथ प्लेन, जिस प्लेन में ये रिंग लाई कर रहा है ना, उस प्लेन की क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक, ओके। चलिए अब हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। क्या है, मतलब एक यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है जो कहां से पास हो, डिस्क के सेंटर से और साथ ही साथ प्लेन के परपेंडिकुलर हो। एक्सिस ऑफ रोटेशन याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ही चेंज हो गया तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ठीक, वही सिमिलर सिचुएशन है जैसा रिंग में था। एक बात बताओ, रिंग और डिस्क में डिफरेंस क्या है? रिंग में तो पूरा का पूरा मास पेरिफेरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन डिस्क में ऐसा नहीं होता। डिस्क में जो मास है वो सेंटर से लेकर कैपिटल आर रेडियस तक पूरे स्पेस में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मतलब एक डिस्क है क्या, डिस्क इज जस्ट लाइक अ सर्कुलर प्लेट, एक सर्कुलर प्लेट। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वी हैव टू सेलेक्ट एन एलिमेंट। हमें एक एलिमेंट सेलेक्ट करना होगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर डिस्क को बना देता हूं। तो बात ये आती है कि डिस्क में एलिमेंट क्या लें। मैं अगर आपसे पूछूं कि डिस्क इज व्हाट, तो आप ये कह सकते हो कि डिस्क इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स हैविंग अ रेडियस फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं 0 से कैपिटल आर रेडियस तक की अलग अलग रिंग्स को एक साथ रख दूं तो ये डिस्क बन जाएगा ना। तो जरा ध्यान से देखना, हम यहां पर सेंटर से आर डिस्टेंस दूरी पर, या हम कह सकते हैं आर रेडियस की एक रिंग कंसिडर करते हैं। और सपोज इस रिंग का जो विड्थ है ना वो dr है और इसका मास है dm। समझ में आ रहा है कि मैंने रिंग को ही अपना एलिमेंट क्यों कंसिडर किया है? क्योंकि आप यहां पे देख पा रहे होंगे 0 से कैपिटल R अलग अलग रेडियस की अगर मैं रिंग्स को यहां रख दूं तो क्या ये कंप्लीट डिस्क बन जाएगा? ऑफ कोर्स। और एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना आता है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। एक रिंग जिसका मास m और रेडियस r था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएं उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास हो और प्लेन के परपेंडिकुलर हो, क्या होता था?
एम आर स्क्वायर। तो आज मैं इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखूंगा, डी एम इंटू आर स्क्वायर। डीएम इज मास एंड आर इज व्हाट, रेडियस। और अब इस एक्सप्रेशन को अगर इंटीग्रेट करना है ना, तो हमें यहां पे डीएम का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ आर, तभी तो इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो देखते हैं कि इस रिंग का मास हम कैसे कैलकुलेट करें। तो यहां पर हम लोग यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। ये क्या है, देखिए बात बताओ मुझे, इस रिंग का टोटल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं पाई आर स्क्वायर एरिया का मास m है। तो अगर एरिया 1 होता तो मास क्या लिखते, m बाय पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट, मास पर यूनिट एरिया। क्लियर। अब देखना, क्या इस रिंग का हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सपोज इस रिंग में मैंने यहां पे ऐसे कट किया, और कट करने के बाद इस रिंग को इस तरीके से ओपन कर दिया, तो देखना ये क्या बन जाएगा। ये कुछ इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन के तैयार हो जाएगा। और इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का लेंथ उतना ही तो होगा जितना इसका क्या है, सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस की लेंथ क्या होगी, 2 पाई आर। आई होप कि समझ आ रहा होगा। और विड्थ कितनी होगी, विड्थ होगी डी आर। तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया बताओ यार क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ है 2 पाई आर और विड्थ कितनी है, डी आर। तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का मैं एरिया लिख सकता हूं 2 पाई आर इंटू डी आर। आई होप कि समझ आया होगा। तो अगर मेरे पास इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया आ गया है, तो इसका मास भी निकाल लेंगे। कैसे, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है m बाय पाई आर स्क्वायर। तो अगर एरिया डी ए होता तो उसका मास क्या लिखता, m बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, एंड दिस इज व्हाट, dm। और da का वैल्यू मेरे पास है, दिस इज व्हाट, 2 पाई आर इंटू डी आर। तो चलो जल्दी बताओ dm का वैल्यू क्या लिख सकता हूं। dm का वैल्यू लिखूंगा m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। पाई से पाई कैंसिल आउट, ठीक। तो यहां से वैल्यू क्या आती है, m बाय आर स्क्वायर इंटू 2r इंटू डी आर। और इस dm की वैल्यू को यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या बन रहा है। देखिएगा di इज इक्वल टू, हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, 2m बाय आर स्क्वायर एंड दिस इज r क्यूब इंटू डी आर। समझ आ रहा है ना आप लोगों को। बस यहां से dm की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन। m टोटल मास, कैपिटल R इज व्हाट, रेडियस ऑफ द डिस्क। तो ये तो कांस्टेंट है, हमें सिर्फ इंटीग्रेट किसको करना है, इतने को करना है। लिमिट बताओ कहां से कहां है। तो आपको समझ में आ रहा है, अगर 0 से कैपिटल R रेडियस तक की मैं सभी रिंग को कंसिडर कर लूं, तो मेरे पास इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो हम यहां पे इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू R। क्लियर। तो देखते हैं आर क्यूब का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, 2m आर स्क्वायर। आर क्यूब का इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं r की पावर 4/4, लिमिट r से 0 पुट कर दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो देखो ये वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, m r स्क्वायर बाय 2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एक यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास हो और प्लेन के परपेंडिकुलर हो, कितना होगा, m r स्क्वायर बाई 2। ये आप देख पा रहे हैं कि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था ना, जस्ट उसका ये क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। रिंग का कितना था, m r स्क्वायर, डिस्क का कितना होगा, जस्ट हाफ, दिस इज व्हाट, m r स्क्वायर बाय 2। तो ये जो रिजल्ट हमने ड्राइव किए हैं ना एक यूनिफॉर्म रिंग और यूनिफॉर्म डिस्क के लिए, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि आगे जाकर के जब हम रोटेशनल डायनेमिक्स में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे ना, तो इन वैल्यूज को वहां पर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यूज करेंगे।
क्लियर? ओके। चलिए अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखते हैं। की पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया doesn't change if mass element move parallel to axis of rotation। क्या है इस पॉइंट का मतलब, ध्यान से देखिएगा। सपोज ये आपका एक्सिस है और एक कोई पार्टिकल ऑफ मास m एक्सिस ऑफ रोटेशन से d डिस्टेंस पर है, क्लियर? और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं कि इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, तो आसान है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, d, तो हम सिंपली यहां पे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू वॉट, md²। क्लियर? अब एक की पॉइंट क्या कहता है वो ध्यान से सुने कि अगर मैं इस एलिमेंट को इस एक्सिस के पैरेलली मूव करूं, मैंने क्या बोला, पैरेलल, तो ध्यान से देखना, अगर एक्सिस के पैरेलली मूव करेंगे तो सपोज ये थोड़ी देर बाद यहां पर आ गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ इस स्टेट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, तो आपको पता है कि अगर आप पैरेलली मूव कर रहे हैं तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, मतलब वैल्यू ऑफ डी, और अगर ये चेंज नहीं हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं होगा। बहुत आसान सा पॉइंट है, सिंपल सी बात। अगर हम किसी भी एलिमेंट को एक्सिस के पैरेलली मूव करें, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे, एक्सिस के पैरेलली मूव करें तो उस गिवन बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता। अब हम इस पॉइंट की हेल्प से ना काफी सारी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, जैसे कि सपोज आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास m और लेंथ l है, क्लियर? अब आपसे इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज इस एक्सिस के अबाउट पूछा जाए, इस एक्सिस के अबाउट, और इस रॉड का जो यहां से डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस क्या है, d, तो आप क्या लिखेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस रॉड के सभी एलिमेंट्स को, ये रॉड स्मॉल एलिमेंट से मिलकर के बनी हुई है, अगर मैं सभी एलिमेंट को एक्सिस के पैरेलली मूव करूं, मतलब इन एलिमेंट्स को इस तरीके से मूव करके एक पॉइंट पे ले आऊं, तो ये रॉड थोड़ी देर बाद क्या होगा, एक पॉइंट मास बन जाएगा। ये समझ में आया क्या किया? मैंने इस रॉड को कंप्रेस कर दिया, और जब इस रॉड को कंप्रेस किया तो रॉड का हर एलिमेंट एक्सिस के पैरेलली मूव किया, तो ये आपके पास क्या बन गया, एक पॉइंट मास, जिसका यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, d। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो इस गिवन पार्टिकल का है, और इस गिवन पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या लिखेंगे, ये आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, तो दिस इज व्हाट, md²। तो ये है इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपको यहां पर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना था, तो यू डोंट नीड टू यूज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। आपने सिंपली इस रॉड को कंप्रेस किया, हर एलिमेंट को एक्सिस के पैरेलली मूव किया, तो ये आपके पास एक पॉइंट पार्टिकल बनके तैयार हो गया। क्लियर? ओके। चलिए देखिएगा, एक रेक्टेंगुलर प्लेट जिसका मास m है, लेंथ a और विड्थ b, ये आपको गिवन है, ठीक। और सपोज इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे इस एक्सिस के अबाउट पूछा जा रहा है, ये एक्सिस जो कि वन ऑफ द एज से पास हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो बताएं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा, अभी हमने जो पॉइंट नंबर 1 पढ़ा ना, की पॉइंट, उसकी हेल्प से हम इस रेक्टेंगुलर प्लेट का MOI इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इस रेक्टेंगुलर प्लेट के इस तरीके से थिन स्ट्रिप्स में कट कर दूं, अभी समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों किया, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से थिन स्ट्रिप्स में डिवाइड करूं और उन सभी थिन स्ट्रिप्स को मैं अगर एक्सिस के पैरेलली मूव करूं, मतलब अगर मैं इस तरीके से पूरे सिस्टम को कंप्रेस कर दूं, तो देखना क्या बनेगा। जैसे आप कंप्रेस करेंगे तो ये आपके पास एक रॉड बन के तैयार हो जाएगा, और उस रॉड का लेंथ क्या होगा, लेंथ इज व्हाट, a, और मास तो चेंज होगा नहीं,
क्योंकि आपने उस रेक्टेंगुलर प्लेट को ही क्या किया है, कंप्रेस किया है। तो खास बात पता है क्या है, जो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, वही इस रेक्टेंगुलर प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट होगा। क्यों? क्योंकि जब आप यहां पर इन एलिमेंट्स को इस तरीके से मूव कर रहे थे तो सभी के सभी एलिमेंट एक्सिस के पैरेलली मूव कर रहे हैं, और अगर वो एलिमेंट एक्सिस के पैरेलली मूव कर रहे हैं तो इस गिवन बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, और फाइनली ये आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड बन के तैयार हो जाएगा। तो जरा बताओ, एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो कि एंड पॉइंट से पास हो और रॉड के परपेंडिकुलर हो, क्या होता है? तो ये हम जानते हैं एम एल स्क्वायर, लेकिन यहां पे एल इज वॉट, ए, तो एम ए स्क्वायर बाय 3। सपोज इसे हमने क्या बोला, I1। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताएं इस एक्सिस के अबाउट इस रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो अब ध्यान से देखना। मैं जब एलिमेंट्स को मूव करूंगा तो शर्त यह है कि सभी एलिमेंट एक्सिस के पैरेलली मूव करने चाहिए। अगर आपकी एक्सिस अभी ये है तो आप एलिमेंट्स को कैसे मूव करेंगे, वो ध्यान से देखना। अगर मैं इस रेक्टेंगुलर प्लेट के सभी एलिमेंट्स को इस तरीके से मूव करूं तो ध्यान से देखना, अगर आप इस तरीके से मूव करेंगे तो सभी के सभी एलिमेंट एक्सिस के पैरेलली मूव करेंगे, और ये फिर से आपके पास एक रॉड बन के तैयार होगा। लेकिन इस समय इस रॉड का जो लेंथ होगा वो इसकी विड्थ के बराबर होगा, जो कि क्या है, b, और मास तो वही सेम होगा, m। तो बताएं एक रॉड का वही सेम सिचुएशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो एंड पॉइंट से पास हो रहा है रॉड के परपेंडिकुलर है, क्या होता है? तो हम यहां पे ये वैल्यू लिख सकते हैं, क्या, एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। क्लियर? तो ये आपके लिए याद रखना भी काफी आसान है। जब भी आपसे किसी भी रेक्टेंगुलर प्लेट का किसी भी इस एक्सिस के अबाउट सपोज पूछा जाए तो आप हमेशा ये देखा करो कि इफेक्टिव लेंथ का मतलब वो लेंथ जो कि परपेंडिकुलर है एक्सिस के, वो क्या है। जैसे अगर इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है तो परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, a, तो हम सिंपली लिख देंगे क्या, एम स्क्वायर बाय 3। सिमिलरली जब इस एक्सिस के अबाउट पूछा गया तो इसके इफेक्टिव लेंथ जो इसके परपेंडिकुलर है वो क्या है, b, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एम बी स्क्वायर बाय 3। समझ आया? जैसे कि ध्यान से देखना, अगर इसी सिचुएशन में मैं आपसे इस गिवन रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज उस एक्सिस के अबाउट पूछूं जो एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और प्लेन में है, लाइक दिस, ठीक है, तो बताएं आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वही सेम अप्रोच, आप एलिमेंट्स को एक्सिस के पैरेलली मूव करो। तो अगर मैं इन एलिमेंट्स को एक्सिस के पैरेलली मूव करूंगा तो ये आपके पास देखना कुछ इस तरीके से एक रॉड बन के तैयार हो जाएगा। आपको ये तो लेंथ पता ही है, ये लेंथ क्या है, a, और ये लेंथ क्या है, b। तो बताओ एक रॉड जिसका लेंथ a और ये जो एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट आपको कैलकुलेट करना है वो एक्सिस रॉड की क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस एक्सिस के अबाउट आप क्या लिखेंगे, आपको याद होगा एक रॉड का उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास हो और परपेंडिकुलर हो, वो वैल्यू क्या हुआ करती थी, एम ए स्क्वायर बाई 12, एल होता था, और इस समय एल क्या है, ए के बराबर है। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं आपसे इस एक्सिस के अबाउट पूछता, तो अगर मैंने इस एक्सिस के अबाउट पूछा है तो अब रॉड के एलिमेंट्स को कैसे मूव करोगे, एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो अगर ये एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर लेंथ ये है, तो अगर परपेंडिकुलर लेंथ ये है तो आप यहां पर सभी एलिमेंट को एक्सिस के पैरेलली मूव करोगे। तो मैं यहां पर इस तरीके से अगर मूव करूंगा तो फाइनली ये आपके पास क्या बन के तैयार हो जाएगा, फिर से एक यूनिफॉर्म रॉड। लेकिन अभी उस रॉड का लेंथ क्या होगा, b, और मुझे इस एक्सिस के अबाउट अगर कैलकुलेट करना है तो आप बताएं इसके अबाउट आप क्या लिखेंगे। यहां पे आप लिख पाएंगे एम बी स्क्वायर बाई 12। क्लियर? ओके, चलिए अब देखते हैं की पॉइंट नंबर 2। स्टेटमेंट पढ़ें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डजंट चेंज
if a mass element moves in a circle about axis of rotation। क्या है इस स्टेटमेंट का मतलब, ध्यान से देखिएगा। सपोज आपके पास एक m मास का पार्टिकल है और ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पॉइंट से पास हो रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्लियर। और इस एलिमेंट का यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको d दिया हुआ है। अब ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर मैं इस एलिमेंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराऊंगा ना, तो बॉडी का MOI चेंज नहीं होगा। और ये ऑब्वियस बात है, क्योंकि अगर इस एलिमेंट को आप यहां से यहां पे डिस्प्लेस कर दें, तो आप ये देख रहे हैं कि एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं होगा। बस शर्त यह है कि सर्कुलर मोशन किस एक्सिस के अबाउट परफॉर्म करना चाहिए, जिस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर ये गिवन एलिमेंट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कभी भी चेंज होगा ही नहीं, और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ तो एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं होगा। इस स्टेटमेंट की हेल्प से ना हम बहुत सारी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा देखिएगा, जैसे कि एक यूनिफॉर्म रिंग जिसका मास m और रेडियस r है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास हो रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्या होता है? ये तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, बताएं क्या होता है? mr स्क्वायर, फिर m इज व्हाट? मास, एंड r इज रेडियस। लेकिन ध्यान से देखना इस प्रॉपर्टी से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो रिंग है ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। तो सपोज मैं यहां पर बहुत सारे एलिमेंट कट कर लेता हूं और हर एलिमेंट को सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराते हुए, ध्यान रखना किसके अबाउट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा रहे हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। हर एलिमेंट को सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराते हुए अगर मैं एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर दूं, देखें ध्यान से, तो ये पूरा का पूरा मास एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या होगा? r। तो क्या इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा? क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ये एलिमेंट मूव कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट क्या कर रहा है? एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हुआ। तो हर डीएम एलिमेंट जब एक पॉइंट पर जाकर के इकट्ठा हो गए तो ये एक पॉइंट मास बन गया, और एक पॉइंट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इस एक्सिस के अबाउट बताएं क्या होता है? तो हम ये जानते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट हम सिंपली क्या लिखेंगे? mr स्क्वायर। वैसे आपको ऑलरेडी पता था, वैसे आपको की पॉइंट की हेल्प से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो बता रहा था। अब देखिएगा इसका एक और बेनिफिट, जैसे कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लूं। सपोज ये आपके पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, पूरा रिंग नहीं है, रिंग का हाफ ऑफ द पोर्शन है, और इस सेमी सर्कुलर रिंग का मास m है और रेडियस r है। और अब इस सेमी सर्कुलर रिंग का अगर मैं आपसे पूछूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएं इस एक्सिस के अबाउट, ध्यान से देखना, जो कि इसके सेंटर से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस के अबाउट कैसे करेंगे? क्या आप डायरेक्टली mr स्क्वायर बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि mr स्क्वायर तो एक रिंग का होता था, लेकिन आज ये रिंग नहीं है, ये क्या है? सेमी सर्कुलर रिंग है। तो अब इसका हम कैसे कैलकुलेट करें? तो देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इस सेमी सर्कुलर रिंग को डीएम स्मॉल एलिमेंट्स में कट कर दूं और हर एलिमेंट को एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराऊं लाइक दिस, और यहां वाले एलिमेंट्स को लाइक दिस, तो जब ये एलिमेंट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए जा रहे हैं तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। और हर एलिमेंट को शिफ्ट करके मैं सपोज एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर दूं, ध्यान से देखना आपके सामने सिचुएशन क्या बन जाएगी।
अगर सारे एलिमेंट को एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर देंगे तो ये एक पॉइंट पार्टिकल बन जाएगा, और इस पॉइंट पार्टिकल का मास वही होगा जो इस सेमी सर्कुलर रिंग का है, और इस सेमी सर्कुलर रिंग का मास क्या है, m। ये है एक्सिस, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, r। तो बताओ अगर आपके पास एक पॉइंट पार्टिकल होता तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आप क्या लिखते, mr²। तो वही हम यहां पे लिख सकते हैं। देखो ये बेनिफिट हुआ, आपने यहां पे देखा जब आप सेमी सर्कुलर रिंग के एलिमेंट्स को मूव कर रहे थे तो हर एक एलिमेंट इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए हम ये कह पा रहे हैं कि आज इस सेमी सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर से पास हो रहा है ना, वो वही होगा जो एक पॉइंट पार्टिकल का होता है। क्लियर? और एग्जैक्टली एक बात और ध्यान से सुनना, इवन सेमी सर्कुलर रिंग का ही नहीं, मैं अगर यहां पे कोई आर्क भी कंसिडर कर लू ना, और सपोज ये जो आर्क है ये अपने सेंटर O पर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और अगर इस आर्क का मास m और रेडियस r है तो गारंटी है इस बात की कि इस आर्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, ध्यान से देखना, जो कि पॉइंट O से पास हो रहा है। पॉइंट O क्या है, इस आर्क का जो सेंटर है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब मैं इस एक्सिस को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्रॉस साइन से। तो इस एक्सिस के अबाउट इस आर्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो एक पॉइंट पार्टिकल का होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पर इन सभी डीएम एलिमेंट को एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराऊं, तो ध्यान से देखना, अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराएंगे तो ये एक पॉइंट पर कलेक्ट हो जाएंगे। ये रहा पॉइंट O, यहां से डिस्टेंस r और इसका मास m। तो बताइए क्या लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, mr²। तो आज के बाद हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो सेमी सर्कुलर रिंग हो, चाहे कंप्लीट रिंग हो, चाहे वो एक रिंग का आर्क हो, अगर उसका मास m और रेडियस r है तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कहां से पास हो, पॉइंट O से, O इज व्हाट, द सेंटर, और प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये दोनों बातें याद रखनी है, प्लेन के परपेंडिकुलर भी है और पॉइंट O से पास हो रहा है, वैल्यू क्या आएगी, mr² आएगी। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप एलिमेंट्स को मूव कर रहे हो ना, तो हर एक एलिमेंट एक्सिस के अबाउट क्या करना चाहिए, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना चाहिए। क्लियर? ओके, चलिए देखते हैं एक और न्यूमेरिकल। ध्यान से देखिएगा, आपके पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसका मास m और रेडियस r है, जैसा कि देख पा रहे हैं। सपोज इस सेमी सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे इस एक्सिस के अबाउट पूछा जाए, वो एक्सिस जो कि पॉइंट O से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, लाइक दिस। क्लियर? तो बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखना, अभी हमने जो पॉइंट नंबर 2 पढ़ा ना, उसकी हेल्प से हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास सपोज जितना मास इस सेमी सर्कुलर डिस्क का है ना, एग्जैक्टली उतने ही मास का अगर मैं एक डिस्क लूं जिसका मास सेम और रेडियस r, क्लियर, और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं उस एक्सिस के अबाउट पूछूं जो कि पॉइंट O से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्या आप बता पाएंगे? हाँ, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना होता था, mr²/2। लेकिन आज तो मुझे सेमी सर्कुलर डिस्क का कैलकुलेट करना है ना, तो जरा ध्यान से देखना, क्या मैं इस डिस्क से ये सेमी सर्कुलर डिस्क बना सकता हूं क्या? हाँ, देखें कैसे। क्या करो, आप इस डिस्क को कट कर दो इस तरीके से। तो बताओ, ये ऊपर वाला मास m/2 और नीचे वाला मास भी m/2। क्लियर? अब क्या करो, इस एक्सिस के अबाउट आप नीचे वाले पार्ट को इस तरीके से रोटेट करो।
तो ध्यान से देखना, जब आप नीचे वाले पार्ट को रोटेट करोगे तो जो एलिमेंट्स हैं इस डिस्क के वो सारे के सारे एलिमेंट क्या करेंगे, इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। और फाइनली आपके पास जो स्टेट बनेगा फाइनल, वो क्या होगा, ये सिचुएशन आ जाएगी। जब आपने नीचे वाले पार्ट को फ्लिप करके ऊपर रख दिया तो ये बन जाएगा, और m/2 क्या बन जाएगा, टोटल मास m और ये एक्सिस। तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ इस प्रोसेस में? यहां से यहां जाने में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब आप नीचे वाले सेमी सर्कुलर डिस्क को फ्लिप करके ऊपर वाले सेमी सर्कुलर डिस्क पर प्लेस कर रहे थे तो हर एक एलिमेंट क्या कर रहा था, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था। और अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो बॉडी का एमओआई चेंज नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो आज भी वही होगा, और इस एक्सिस के अबाउट क्या था, mr²/2। तो यहां से यहां पहुंचे तो भी चेंज नहीं हुआ, तो आज भी ये क्या होगा, mr²/2। समझ आया? तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क जिसका मास m और रेडियस r है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वही होगा, mr²/2। आई होप कि आपको समझ में आया हो। चलिए देखिएगा, अभी तो ये मैंने सेमी सर्कुलर डिस्क ले लिया। अभी मैं सपोज यहां पर 1/4 ऑफ डिस्क कंसिडर कर लूं। 1/4 मतलब 1/4 पोर्शन। सपोज ये आपको एक सेक्टर दिया हुआ है, क्लियर, और इस सेक्टर का जो रेडियस है वो r है और इसका मास m है। और सपोज अब इस सेक्टर का इस एक्सिस के अबाउट आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसके अबाउट पूछा जा रहा है? वो एक्सिस जो पॉइंट O से पास हो रहा है और इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सेक्टर भी इसी तरीके की प्रोसेस से बना होगा। जैसे ध्यान से देखना, जितना इस सेक्टर का मास है ना, एग्जैक्टली उतने ही मास का मैं यहां पे एक डिस्क लूं, इस डिस्क का मास वही सेम m और रेडियस r, और इस डिस्क को इस तरीके से 4 पोर्शन में कट कर दूं। आपको समझ में आ रहा होगा, ये 4 पोर्शन बना दिए तो हर सेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। अब मैं हर एक गिवन सेक्टर को इस एक्सिस के अबाउट यूं फ्लिप करके एक एक के ऊपर रखता जाऊं तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि जब आप फ्लिप कर रहे होंगे तो हर एक एलिमेंट इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, वही इस सेक्टर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। क्यों? क्योंकि फाइनली जब आप फ्लिप करके सभी को एक साथ ऊपर रखेंगे तो ये आपके पास ऐसा शेप बन के तैयार हो जाएगा। और जब फ्लिप करके सबको एक साथ रख दिया तो मास तो वही सेम रहेगा, रेडियस क्या है, r। तो बताओ क्या लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, mr²/2। तो याद रखिएगा इस बात को कि एक सेक्टर ले लूं या एक सेमी सर्कुलर डिस्क ले लूं, अगर उसका मास m और रेडियस r है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है वही होगा जो एक डिस्क का होता है। ओके?